हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है सोनू कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के क्लास में। ठीक है गाइस, यहाँ जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन के ऊपर मैंने लिखा है कि मैं कैट क्लैट बैंक एसएससी इन सभी के लिए लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास लेता हूँ। किस चीज का? रीजनिंग एंड डीआई का। ठीक है, यहाँ पे क्रेडेंशियल देखिएगा आप, मैंने 95% स्कोर किया LRDI में 2020 कैट में, और ये कुछ क्रेडेंशियल एक्स्ट्रा जो कि आप लोग देख सकते हैं मेरे बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को मैं शुरू कर लेता हूँ। तो क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और आप लोग से थोड़ा सा चर्चा करेंगे डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या, डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या, और इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला चीज डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको समझना क्या होगा। डिसीजन मेकिंग हम लोग होता क्या, हम लोग अपने लाइफ में हर एक मोड़ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसीजन लेते रहते हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो। हम लोग गलत डिसीजन लेते हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो। तो क्वेश्चन ये उठता है कि डिसीजन डिसीजन जो लेते हैं कैसे लेते हैं, डिसीजन लेने का क्राइटेरिया क्या होता है। तो पहले डिसीजन का मतलब समझ ले। देखिए, डिसीजन का मतलब क्या लिखा हुआ है, चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव अंडर द गिवन सिचुएशन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। सिंपल सी बात है। और ये साथ में डिसीजन को बोलते हैं क्या, इट इज एक कंक्लूजन होता है, एक फाइंडिंग होता है, एक जजमेंट होता है, एक रिजल्ट होता है, या फिर रूलिंग होता है। ये सब के सब क्या होता है, डिसीजन मेकिंग ही होता है। जैसे आपको कुछ पैसा दे के मार्केट में भेज दिया जाए और बोला जाए कि 100 रुपया है, 100 रुपया में जाओ तुम सब्जी ले लो, यानी जाकर वेजिटेबल लेके आओ, और आपको कुछ बताया ना जाए और बताया जाए कि 100 रुपया वो कंप्लीट खर्च कर देना है, तो आप क्या कीजिएगा। आपके अंदर एक कंडीशन आ गया क्या, 100 रुपीज। हमको 100 रुपीज कंप्लीट क्या कर देना है, एक्सपेंड कर देना है। क्या कर देना है, स्पेंड कर देना है। 100 रुपीज हमको स्पेंड कर देना है, किसमें, वेजिटेबल में। तो आप उस समय इस 100 रुपी को अंडर कंडीशन लेके क्या कीजिएगा, काम करना शुरू कीजिएगा। अंडर कंडीशन लेके क्या करना शुरू कीजिएगा, काम करना शुरू कीजिएगा। सेम चीज हम लोग करते हैं डिसीजन मेकिंग में। अरे डिसीजन मेकिंग में सिंपल क्या होता है, एक गिवन सिचुएशन होता है। ठीक है, एक गिवन क्या होता है, सिचुएशन होता है। एक कंडीशन दिया जाता है, उस कंडीशन के बेस पे आपको जज करना होता है। ठीक है, देखिए अब डिसीजन में क्वेश्चन टाइप की बात करते हैं। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है जिसमें कंडीशन आपको क्लियरली मेंशन किया जाता है, यानी कि दे दिएगा, सपोज कीजिए कि कंपनी है, हायरिंग का प्रोसेस चल रहा है। किस चीज का, हायरिंग का प्रोसेस चल रहा है। कंपनी जो है एम्प्लॉय को हायर कर रही है, उसमें कंडीशन लगा देगा क्या, कि भाई कम से कम MBA होना चाहिए। हम पहला टाइप की बात करें। दूसरा कंडीशन लगा देगा कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस इसके पास होना चाहिए, कम से कम ये 28 साल का होना चाहिए। ठीक है, फिर कंडीशन लगा सकता है क्या, कि कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट किया हुआ होना चाहिए। समझ रहे बात। और MBA में भी लगा देगा क्या, कि MBA में इसका जो हो फिनांस ही होना चाहिए। समझ रहे बात, ये कंडीशन दे देगा। और उसके बाद पर्सन, सपोज कोई राहुल है, राहुल के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू करेगा, तो हमको क्या करना होगा, इस राहुल को इस राहुल को सेलेक्ट करने के लिए जो कंडीशन यहाँ पे दिया गया, उस कंडीशन को देखना होगा कि राहुल के इंफॉर्मेशन के अंदर ये सारे कंडीशन दिए गए हैं कि नहीं दिए गए। समझ रहे बात, ये सारे कंडीशन दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं, और उसके बेस पे को जज करना होगा। तो ये फर्स्ट टाइप हुआ, जो एक नॉर्मल एग्जामिनेशन में आ सकता है, स्नैप में आ सकता है, जेट में चांस कम है इस टाइप के आने का, बट स्टिल अगर आया तो सो गुड। फिर मैट में आ सकता है, फिर बैंक के एग्जामिनेशन देते हो तो आप उसमें भी आ सकते हैं। लेकिन जैट का जो क्वेश्चंस होते हैं, जैट का जो क्वेश्चंस होते हैं, वो होते हैं कंप्लीट पैसेज बेस्ड। इस पे पैसेज के ऊपर, यानी यहां पे आपको क्या दिया रहेगा, पैसेज दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, पैसेज दिया रहेगा। और उस पैसेज के बेस पे आपको जज करना होगा। जज करने के लिए आपको क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी होगी, तो सबसे पहले बेसिक चीजें लाइक अजम्पशन, जो आप लोगों को पता है, एकदम बेसिक चीज बात कर रहे हैं। लाइक कोर्स ऑफ एक्शन, आपको पता है। लाइक इन्फरेंस, आपको पता है। लाइक कंक्लूजन, आपको पता है। लाइक फैक्ट, आपको याद होगा फैक्ट जजमेंट होता था ना, जजमेंट। जो आपको ये सब चीजें पता है, कोर्स ऑफ एक्शन पता है, कॉज एंड, और एक और कॉज एंड इफेक्ट, जिसको लोग बोलते हैं क्या, कॉज एंड इफेक्ट। मैं नीचे लिखता हूं, कॉज एंड इट्स इफेक्ट।
आपको ये सारे एनालिटिकल रीजनिंग का नॉलेज होना चाहिए, इन सारे एनालिटिकल रीजनिंग का नॉलेज होना चाहिए। तो जैट में होगा कि आपको पैसेज दिया रहेगा और इन सब का नॉलेज अप्लाई करना होगा। इसके साथ साथ आपको कंडीशन में दे सकता है कि आपको एचआर बनाकर डिसीजन लेना होगा, यानी कि बीइंग एचआर आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है। समझ रहे हैं बात? यानी कि डिसीजन जो ले रहे होंगे वो आप कंपनी के एक हायर पोस्ट के एम्प्लॉय के पोस्ट पे हो सकते हैं और उसके बेस पे डिसीजन लेना होगा, तो उसका अलग कंडीशन चलता है। तो हम लोग इसके जैट वाले टॉपिक पे चलेंगे बाद में, पहले हम लोग बेसिक वाले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ठीक है गाइस, पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक वाले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और बेसिक वाला क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि बेसिक वाले क्वेश्चन में क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया गया है और बेसिक वाले क्वेश्चन को कैसे जज करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं, एक क्वेश्चन है हमारे ऊपर जिसमें सिंपल डायरेक्ट कंडीशन दिया रहेगा, फिर उसका सब कंडीशन दिया रहेगा एंड सो ऑन। देखिए पहला क्वेश्चन, ये है पहला क्वेश्चन, दिस आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ इसमें देखिएगा, flowing is the criteria for granting admission to the candidate in the postgraduate course in fashion and technology, अब इसके बाद कंडीशन क्या दिया हुआ था, कैंडिडेट मस्ट। अब हमको इसमें कंडीशन ये जो दिया गया, ये कंडीशन मस्ट होना चाहिए इसके पास, कैंडिडेट के पास, तभी जाके एडमिशन होगा, तभी जाके क्या होगा, एडमिशन होगा। अगर ये कंडीशन नहीं में होगा तो एडमिशन नहीं होगा। फिर उसके अंतर्गत कुछ सब क्राइटेरिया भी दिया रहेगा, जैसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला कंडीशन, हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन फैशन टेक्नोलॉजी विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स। ठीक है, फैशन टेक्नोलॉजी में उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो कम से कम 60% मार्क्स से, तो पहला कंडीशन हमको मिल चुका है 60% मार्क्स इसमें, ग्रेजुएशन फैशन टेक्नोलॉजी में, FNT में। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, नॉट बी मोर देन 30 ईयर ऑफ एज एज ऑन कितना, 1/6/2014, 1/6/2014 के तुलना में ये 30 साल का नहीं होना चाहिए, 1/6/2014 के तुलना में 30 साल का नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, 30 साल तक का नहीं होना चाहिए। पहला चीज कंडीशन ये दिया गया है कि 1/6/2014 तक का डेट है, उस तक वो 30 साल का उम्र का नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन, have obtained at least 50% marks in entrance examination। तीसरा कंडीशन क्या चाहिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कम से कम इसको 50% मार्क्स मिलना चाहिए। नाउ फोर्थ कंडीशन, पे अ सम ऑफ 50,000 एट टाइम ऑफ एडमिशन एज द कोर्स फी। और क्या पे करना चाहिए इसको, 50,000 रुपया पे करना होगा। कब, जब ये एडमिशन लेता है तब, एडमिशन के टाइम पे। ये कुछ कंडीशन हुआ। अब देखिए सब क्राइटेरिया क्या लिखा हुआ है, इफ ऑल द अबव क्राइटेरिया आर जस्ट सेटिस्फाइड देन द कैंडिडेट इज टू बी एडमिटेड। यानी कि जब क्राइटेरिया पूरा क्लियर ऊपर वाला, याद रखिएगा ये जो ऊपर है क्राइटेरिया, इसको बोलते हैं हम लोग मेन क्राइटेरिया, मेन क्राइटेरिया। अगर ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेता है कैंडिडेट, तो कैंडिडेट क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। हाउएवर, लेकिन इफ अ कैंडिडेट फुलफिल ऑल द अदर क्राइटेरिया एक्सेप्ट, अब आ गया सब क्राइटेरिया, ये जो नीचे दिया गया यहां से यहां तक, ये सारे के सारे सब क्राइटेरिया है, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। इसका यूज कब होगा, जब ऊपर वाले में से कोई फॉलो नहीं कर रहा होगा तब। जैसे ए में क्या बोला है, अगर कंडीशन 1 फॉलो नहीं करता, दैट मींस कंडीशन 1 कौन सा, इसने ग्रेजुएशन फैशन टेक्नोलॉजी में किया हो लेकिन 60% मार्क्स नहीं हो, इसने फैशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन तो किया हो लेकिन 60% मार्क्स नहीं हो। उस केस में अगर कैंडिडेट ने मिनिमम 50% मार्क्स सिक्योर किया अपने ग्रेजुएशन में, किसमें, फैशन टेक्नोलॉजी में, एंड रेडी टू पे 1 लाख एज अ इंक्लूडिंग कोर्स फी टुवर्ड्स द डेवलपमेंट फंड। ठीक है, ही इज रेफर टू एज चेयरमैन, तो उसको क्या बोलते हैं, हम चेयरमैन के तौर पर रेफर करेंगे। सिंपल, यानी हम क्या कर देंगे, उस कैंडिडेट को हम भेज देंगे चेयरमैन के पास। अब चेयरमैन क्या करेगा, अपना डिसीजन लेगा कि इसको एडमिशन देना है या नहीं देना। देख रहे हैं, ये सब क्राइटेरिया, ये कब आ रहा है, जब कैंडिडेट फैशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन तो किया है बट 60% मार्क्स नहीं है। तो भाई अगर नहीं है मार्क्स, 50% मार्क्स है, तो तुमको डोनेशन देना होगा। हालांकि यहाँ पे लिख दिया है टुवर्ड्स डेवलपमेंट फंड, बट आप लोग समझ रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं, ये क्या मांग रहा है, डोनेशन मांग रहा है। समझ रहे बात, ये पहला सब कंडीशन है। दूसरा सब कंडीशन वैसे लिखा हुआ है क्या, कंडीशन 2 बी वाला के हिसाब से बात कर। कंडीशन 2 क्या हमारा, 30 साल का नहीं है, मतलब 30 साल से अधिक का हो गया हो गलती से। देखिए, एवब बट लेस देन 50,
मतलब 30 साल से ऊपर है बट 35 साल से कम है, देन हैज एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। अगर वो 30 साल से ऊपर है लेकिन 35 साल से कम है, लेकिन उसके पास 3 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, तो ये कहाँ चला जाएगा जी, ही इज रेफर टू एज ए प्रिंसिपल। इसको कहाँ भेज देंगे हम लोग, रेफर कर देंगे कहाँ के पास, प्रिंसिपल के पास। हम लोग इसे कहाँ भेजेंगे, प्रिंसिपल के पास। ये एक कंडीशन और हो गया। देन वैसे सी में बोला है क्या, एवॉव, सी में क्या था हमारा, एटलीस्ट 50% इंट्रेंस एग्जामिनेशन, अगर 50% इंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं लेके आया है, बट हैज कितना सिक्योर 75% मार्क इन ग्रेजुएशन, लेकिन उसने 75% मार्क्स ग्रेजुएशन में ले रखा है, तो उसको कहां भेजेंगे, अगेन इसको भी कहां भेजेंगे हम लोग, प्रिंसिपल के पास भेजेंगे। सेम डी में भी, एबव, डी में क्या कंडीशन था, 50,000 एट टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है, एबव, बट कैन पे 5,000 पर मंथ। अगर 50,000 एक बार नहीं दे सकता, लेकिन 5,000 पर मंथ दे सकता है फॉर द 12 मंथ, कितना मंथ, 12 महीना, यानी कि 60,000 उसको देना पड़ेगा इन एन एकेडमिक ईयर। ही इज रेफर टू एज चेयरमैन, तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, रेफर कर देंगे किसके पास, चेयरमैन के पास। अगेन चेयरमैन के पास रेफर हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है नीचे में, बेस्ड ऑन द अबव क्राइटेरिया एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फॉर ईच कैंडिडेट, टेक अ डिसीजन इन ईच केस, you are not to assume anything other than information provided in such a question, in each question। समझ रहे बात, if the data is not adequate to take a decision, mark your answer as data inadequate। सिंपल सी बात है कि अगर डेटा एडिक्वेट नहीं है तो हम क्या करेंगे, डेटा इनएडिक्वेट मार्क करेंगे, तो क्लियर सी बात है। फिर लिखा ऑल दीज केसेस आर गिवन टू यू एज ऑन कितना जी, 1/6/2014। यानी आप ऐसे समझ लो कि एडमिशन जो हो रहा है वो कब हो रहा है, 1/6/2014 में हो रहा है। आई होप आप लोग को ये कंडीशन समझ में आया, कंडीशन क्या दिया गया, ये समझ में आ गया सभी को। अगर सभी को समझ में आ गया, जल्दी से कमेंट में वाई टाइप करिए, तो आप लोग जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। आज राहुल नहीं दिख रहे, नलनाल नहीं दिख रहे, शिवम नहीं दिख रहे, बाकी लोग कहाँ रह गए जी, वेर आर अदर्स। चलिए रन से समझ में आ गया एटलीस्ट आपको, चलिए वेरी गुड वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। अब इसके बेस से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। जरा इस कंडीशन को ऐसा कीजिए, आप लोग अपने कॉपी में एटलीस्ट कंडीशन को लिख लीजिए, कंडीशन कॉपी में लिख लीजिए। मैं बताता हूं कैसे लिखना है आपको। कंडीशन को लिखने के लिए आपको करना है क्या, मैं बता देता हूं, देखिए जरा समझ लीजिए कंडीशन को कैसे लिखना है आपको। देखिए कंडीशन को लिखना कैसे वो समझ लीजिए। कंडीशन क्या लिखना है, पहले मेन कंडीशन को ऊपर कर लेना, ये कर लेना मेन कंडीशन, मेन कंडीशन, ठीक है, मेन कंडीशन ये हो गया। फिर इसमें कंडीशन नंबर 1 था, फिर कंडीशन नंबर 2 था, फिर कंडीशन नंबर 3 था, एंड देन एक था कंडीशन नंबर 4। ये था कंडीशन नंबर 4, जिसमें से मेन कंडीशन में क्या क्या दिया गया, पहला कंडीशन में आपको याद होगा दिया गया था 60% मार्क्स होना चाहिए किसमें, ग्रेजुएशन में, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या था जी, आपको याद है, दूसरा कंडीशन किसी को याद है, दूसरा कंडीशन क्या था, देख लो दूसरा कंडीशन क्या था। दूसरा कंडीशन था हमारा 30 साल का होना चाहिए कम से कम, 1/6/2014 तक, और तीसरा 50% इंट्रेंस एग्जामिनेशन में। चलिए दूसरा कंडीशन हमारा था 50% इंट्रेंस एग्जामिनेशन में होना चाहिए, 50% किसमें, इंट्रेंस एग्जामिनेशन में, इंट्रेंस एग्जामिनेशन में मार्क्स होना चाहिए उसका। एंड तीसरा कंडीशन था कि 30 साल का ये होना चाहिए, कम से कम 30 साल का होना चाहिए, 30 ईयर का। कब तक, तो 1/4 था, ये 1/6 था, 1/4 तक ये 1/6 था, मोर देन नॉट मोर देन 30 ईयर, हाँ जी नॉट मोर देन 30 ईयर। लेकिन एज क्या था, 1/4 था, 1/6 था, कितना था लिखिए तो बताइए तो आप लोग, इतने साल का होना चाहिए, 01, 06 और कितना था, 14 था ना, 2014 आई गेस था, देख लीजिए, हाँ 2014 था। और फिर क्या चौथा कंडीशन था हमारा, क्या 50,000 पे करना चाहिए कोर्स फी, 50,000 उसको पे करना था एज ए कोर्स फी, कितना, 50,000। ओके ओके, हाँ वेरी गुड वेरी गुड,
16 50,000 एज अ कोर्स फी, 50,000 एज अ कोर्स फी, उसको ये पे करना था। बट इसके अलावा अब सब कंडीशन क्या था, सब कंडीशन क्या था, ये मेन कंडीशन था, ये सब कंडीशन क्या क्या था, देखिए जरा, सब कंडीशन की बात करते हैं हम लोग। एनीवन रिमेंबर व्हाट आर द सब कंडीशन? ग्रेजुएशन में अगर 60% मार्क्स नहीं है फैशन टेक्नोलॉजी में, F&T में, लेकिन 50% मार्क्स है, 50% मार्क्स है इसमें F&T फैशन टेक्नोलॉजी में, और रेडी टू पे कितना 1 लाख, रेडी टू पे कितना 1 लाख, रेडी टू पे 1 लाख, 1 लाख पे करने के लिए रेडी था, तो इसको कहां रेफर करते हैं हम लोग, कहां रेफर कर रहे थे, शायद चेयरमैन के पास, कहां चेयरमैन के पास, कहां रेफर कर रहे थे, चेयरमैन के पास। अगर इतना पे करने के लिए रेडी है तो हम लोग पे कहां कर रहे थे उसको, चेयरमैन के पास भेज रहे थे, जरा ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद सब कंडीशन क्या था, उसके बाद सब कंडीशन क्या था, दूसरा सब कंडीशन क्या था, अगर वो 35 साल 30 साल से कम है और 30 साल से अधिक 35 साल से कम हो, यानी मोर देन ये 30 बट 35 ईयर से कम हो, 35 ईयर से कम हो। साथ में लिखा गया था कि इसके पास कम से कम एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस हो, कितने साल का, 3 साल का, 3 ईयर का EXP हो। इसको कहां भेजते हैं हम लोग, प्रिंसिपल के पास, कहां भेजते हैं हम लोग इसके पास, इसको भेजते हैं हम लोग प्रिंसिपल के पास। और पहला वाला में हम लोग भेज देते किसके पास जी, चेयरमैन के पास। फिर उसके बाद दिया था इंट्रेंस एग्जामिनेशन वाला कंडीशन, इंट्रेंस एग्जामिनेशन वाला क्या था कि इसको 50% मार्क्स नहीं, लेकिन 75% ग्रेजुएशन में हो, इसके पास 75% अगर ग्रेजुएशन में हो, ग्रेजुएशन में 75% मार्क्स हो, तो इसको कहां भेजते हैं हम लोग, इसको भी हम लोग कहां भेज रहे थे, प्रिंसिपल के पास, इसको भी भेज देते हम लोग क्या, प्रिंसिपल के पास, ठीक है ना। उसके बाद एक लास्ट कंडीशन दिया गया था कि इसके पैसा 50,000 ना दे सके, लेकिन कंडीशन क्या था हमारा कि 5,000 यानी 5,000 कितने दिनों तक, ₹5,000 कितने दिनों तक, 12 मंथ तक दे। तो इसको भी हम लोग कहां भेज रहे थे, याद है आप लोग को, कहां भेज रहे थे, इसको भी आई थिंक हम लोग भेज रहे थे चेयरमैन के पास, कहां आता रहा, चेयरमैन के पास, समझ रहे बात। तो ये हो गया हमारा कंडीशन, ये था हमारा कंडीशन, अगर आपको याद आ गया होगा देख लीजिए, तो एक बार देख लेते कंडीशन क्या हमने सही किया है। तो देखिए तो हमारा कंडीशन जो था, कंडीशन पे जस्टिफाई किए क्या हम लोग, एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे चेयर 1,000 ठीक है, 10,000 ये 1 लाख ठीक है, प्रिंसिपल के पास, पहला में चेयरमैन, दूसरा वाला प्रिंसिपल 35 साल वाला, और 75% मार्क्स वाला भेज रहे थे प्रिंसिपल के पास, और 5,000 वाला भी चेयरमैन के पास। ठीक है जी, हमने क्राइटेरिया को सही जस्टिफाई किया है। सर सर थर्ड कंडीशन, ओके यस, हाँ 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 अनंत सर, बिल्कुल बिल्कुल 35 साल से कम होना चाहिए था, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ 35 साल से कम होना चाहिए यहाँ पे। ये सिंबल उल्टा है, सिंबल को सीधा कर लेना है सिर्फ, बिल्कुल बिल्कुल, ये 35 साल से कम है, हम लोग क्या करते हैं इसको 35 साल से कम कर लेते हैं, ये कुछ ऐसे होता, यहाँ पे होता जो पर्सन उसके अकॉर्डिंग। अब इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन देखिए क्या दिख रहा है, पहला क्वेश्चन, उससे पहले ऑप्शन देख लेते, ऑप्शन हमारे पास क्या क्या देखिए। अब हमको मिला ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है, if the candidate is admitted, दूसरा if the candidate is to refer at chairman or principal, तीसरा if data is inadequate, and चौथा if the candidate is rejected। ये ऑप्शन है। अब पहला कंडीशन किसके साथ आया, विवेक के साथ आया है, पहला किसके साथ आया है, विवेक के साथ। तब विवेक के बारे में देखिए तो क्या क्या बोला है, पढ़िए तो, और एक बार ट्राई किए तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, एक बार पढ़िए विवेक के बारे में और बताइए तो आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से सेलेक्ट होगा ये क्या होगा, जल्दी से बताइए तो। जल्दी से बताइए तो क्या हो रहा है। चलिए जल्दी से कीजिए तो, जल्दी कीजिए तो, बताइए तो क्या आ रहा है आंसर आप लोग का। सेम कंडीशन पे अप्लाई कर देना है, कंडीशन पे अप्लाई कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। और उसमें बता देना है कि क्या आएगा, विवेक क्या क्या फॉलो कर रहा है, क्या क्या फॉलो नहीं कर रहा है। सिंपल सा चीज है, सिंपल सा एकदम बच्चा वाला चीज है। जल्दी से बताइए कि विवेक सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, विवेक सिलेक्ट होगा या नहीं होगा, आपको ये बता देना है।
क्या आएगा आंसर? तो पढ़ लीजिए एक बार, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। विवेक हैज कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, पहला कंडीशन जस्टिफाइड है, लेकिन इसमें ये नहीं मेंशन किया गया है कि वो 60% मार्क्स लाया है नहीं लाया है ग्रेजुएशन में। वी डोंट नो दिस। नाउ फैशन टेक्नोलॉजी विथ मोर देन 50, अच्छा मोर देन 50% मार्क्स, ठीक है जी। यहाँ क्या लिखा, 50% अधिक तो मार्क्स लाया है, लेकिन 60% लेके आया है कि नहीं लेके आया है इसके बारे में हम श्योर नहीं है। नाउ ही वॉज 28 ईयर ऑफ एज, ठीक है जी, कि कब तक, 1/1/2014 तक, हमको 1/1/6/2014 तक चाहिए था, 28 साल का है, नहीं कंप्लीट है, यानी दूसरा कंडीशन जस्टिफाइड है। तीसरा, स्कोर 60% इन एंट्रेंस टेस्ट, कितना परसेंट जी, 60% इंटरेस्ट टेस्ट में किया है, एंड रेडी टू पे कितना, 50,000। अब जरा डेटा इनएडिक्वेट अनुज बता रहे हैं, बी बोल रहे हैं अनंत से, ओके जी वेरी गुड, चलिए देख लेते हैं। देखिए विवेक के पास क्या था, विवेक के पास क्या क्या था वो समझिए। पहला क्वेश्चन था विवेक, विवेक के पास ग्रेजुएशन तो था, बट आई डोंट नो कि इसने 50% से अधिक तो मार्क लेके आया है, बट क्या 60% तक पहुंचा है, इसके बारे में हम श्योर नहीं हो पा रहे हैं। इंट्रेंस टेस्ट में 50% मार्क्स लेके आया है, 28 साल का, जस्टिफाइड है, 50,000 देने को भी तैयार है, जस्टिफाइड है, यानी कि ये सब कुछ जस्टिफाइड है। ये पर्सन सिलेक्ट हो सकता था, सिलेक्ट हो सकता था अगर ये कंफर्म होता कि 60% मार्क्स लेके आया है, लेकिन 60% मार्क्स के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डेटा इनएडिक्वेट, विच इज डी आई। समझ में आया बात, समझ में आया बात। आप लोग एक काम कीजिए कि इस फॉर्मेशन को जो मैंने अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको अपने अपने कॉपी में लिख लीजिए, ताकि बार बार हम लोग को पीछे आने की जरूरत ना पड़े, ताकि बार बार हम लोग को पीछे आने की जरूरत ना पड़े, समझ रहे बात। तो जल्दी से लिख लिए तो, और बताइए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कि हाँ आपने लिख लिया है, जल्दी से। चलिए हो गया सभी को, सब लिख लिया अपना अपना कंडीशन ये वाला, सभी ने लिख लिया ये कंडीशन, डन सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये रे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए डायरेक्ट, नाउ गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, नाउ डू फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सिंपल सा है, रातूर, अजीब से नाम है, रातौर या रातूर क्या है। देख लीजिए रातूर का आंसर बताइए, जल्दी से 2 का आंसर बताइए, जल्दी से 2 का आंसर आप लोग बताइए, फिर हम डिस्कस करते हैं, जल्दी से रातूर का आंसर बताइए, 2 का, रातूर क्या होगा। रातूर हैज कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन फैशन टेक्नोलॉजी विद 62% मार्क्स, पहला कंडीशन जस्टिफाई, मार्क्ड एंड क्लियर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन 55% जस्टिफाइड, ही वाज बोर्न कितना, 86 में, तो 14 के हिसाब से कितना हो जाएगा, कितना साल का हो जाएगा जी, तो इधर से हो जाएगा 14 साल, उधर से 14 साल, 28 साल हो जाएगा, टोटल 28 साल हो जाएगा, ठीक है। एंड रेडी टू पे इतना, यानी कि ये पर्सन क्या हो जाएगा जी, हमारा क्लियर सी बात है कि ये हो जाएगा सिलेक्टेड, यानी वो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज ऑप्शन नंबर ए, और ये आया था हमारा ऑप्शन नंबर सी। नाउ मार्क आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से 3 का बी अनंत, वेरी गुड वेरी गुड, बाकी लोग भी सारा क्वेश्चन बना जाइए, जल्दी सारा क्वेश्चन बना जाइए। सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोगों के पास सिर्फ 3 मिनट का समय है, 3 मिनट बहुत ज्यादा मैं समय दे रहा हूँ, बट मैक्सिमम 3 मिनट, उसके बाद मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। आई थिंक आप ये इस टाइप के क्वेश्चन समझ गए हैं। इसके बाद एक जैट वाला क्वेश्चन देखेंगे, का सबका आंसर आ गया, मैं 3 का आंसर मार्क करता हूँ, 3 का बी इज द करेक्ट आंसर, 3 का बी इज द करेक्ट आंसर, रावी साहब 3 का बी इज द करेक्ट आंसर। 4, 5 और 6 का बताइए आप लोग। चलिए 4 का भी आंसर और बहुत लोग आ गया, चलिए 4 का भी आंसर मैं बताता हूँ, 4 का आंसर बी इज द करेक्ट आंसर।
4 का आंसर बी करेक्ट आंसर है। 5 का बताइए आप लोग। 5 में कुछ लोगों ने गलती कर, हाँ जी 5 का हो जाएगा डेटा इनएडिक्वेट, ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज इसने ग्रेजुएशन तो कंप्लीट किया है, सही है, लेकिन ग्रेजुएशन किस चीज में किया है हमको नहीं पता। हमको क्या चाहिए लेकिन एडमिशन के लिए, फैशन एंड टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन चाहिए, जो कि यहाँ पे इस बारे में कहीं मेंशन नहीं किया गया है, यानी कि 5 का हो गया सी। एंड 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 का आंसर ए नहीं होगा, 6 का आंसर ए नहीं होगा, 6 का आंसर ए नहीं होगा, 6 का आंसर हो जाएगा डी। रीजन है सिंपल, लास्ट में देखिए क्या लिखा है, बट शी कैन नॉट पे द एनी फी। जब वो फी नहीं पे करेगी तो एडमिशन कहां से होगा, जब फी ही पेड नहीं करेगी तो आंसर कहां से आएगा, यानी कि दिस इज द सिंपल, ये हो गया डी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए बात, यानी कैंडिडेट इज रिजेक्टेड। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। अब देखिए इस चीज को समझिए, थोड़ा समझते हैं उसके बाद बात करते, थोड़ा समझते हैं उसके बाद बात करते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको क्या करना होगा, जैट के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। जैट वाला जो डिसीजन मेकिंग होता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसको ध्यान रखना होता है। और वो केस बेस पे, सपोज कीजिए कि आप एचआर है, अगर आप खुद एक एचआर है तो क्या क्या ध्यान रखेंगे वो समझ लीजिए। इस चीजें को ध्यान रखना होगा, जैसे आपको सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको कोई गलती हुआ है तो फिल्टर आउट करना होगा कि क्या लीगल है, क्या इनइथिकल है, और क्या ऐसा चीज अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द कंपनी है। समझ रहे बात, ये चीजें ध्यान में रखनी होंगी। दूसरी बात, कंपनी का गोल क्या है उसको ध्यान में रखना होगा। फिर कोई भी एक्सट्रीम स्टेप लेने से पहले सोचना होगा क्या एक्सट्रीम स्टेप यहाँ पे जायज है या नहीं। फिर चौथा है क्या, इरिवोकेबल स्टेप, मतलब वैसा स्टेप जिसको वापस नहीं किया जा सकता है। मैंने एक बार जो स्टेप ले लिया तो ले लिया, उसको फिर हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको फिर हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ। फिर पांचवा, ट्रस्ट एविडेंस, मतलब क्या है कि आप किसी के कहने पर कोई डिसीजन नहीं लेंगे, एविडेंस को देखेंगे, एविडेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी एजेंसी की हेल्प लेने की जरूरत पड़ रही है तो भी लेंगे, चाहे वो प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी हो या पुलिस का पुलिस ऑफिसर वाला, मतलब पुलिस स्टेशन या पुलिस की मदद लेना पड़े, बट एविडेंस को ढूंढेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो। नाउ हर एक इंप्लॉय को इक्वली ट्रीट करेंगे। ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट है जब आप डिसीजन ले रहे हो तो ध्यान में रखना होगा। इसके साथ साथ जैसे शुरुआत में मैंने बताया, कोर्स ऑफ एक्शन, अजम्पशन, इन्फरेंस, जजमेंट, फैक्ट, ये सारी बातों को ध्यान में रखना होगा। तो मैं जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ फिल्टर आउट इलीगल चीजें, इलीगल या लीगल है, ये सब करने के लिए सपोज करते हैं कि आपके कंपनी, आप एचआर हो और आपके कंपनी में कोई चोरी हुआ है, आपके कंपनी में क्या हुआ, कोई चोरी हुआ है। तो चोरी हुआ है, किसने चोरी किया ये फाइंड आउट करना जरूरी है आपको। समझ रहे बात, या कोई ऐसा चीज घटित हुआ है उसको कोई डिसीजन लेना है, कोई एक्सट्रीम स्टेप लेना है। तब सपोज ये कोई चोरी हुआ है, कोई चोरी हुआ है, तो चोरी हुआ है, अगर आप पर्सन को पहचान गए तो टर्मिनेट करके एक्सट्रीम स्टेप ले सकते हैं। याद रखिएगा, टर्मिनेशन इज एन एक्सट्रीम स्टेप, और वो बहुत लास्ट में ले आता है। अगर आप जान गए देयर इज इनफ प्रूफ कि दैट पर्टिकुलर पर्सन ए, इसी ने चोरी किया है, इसी के ऊपर सारे कुछ सब कुछ क्लियर है, तब जाके आप एक्सट्रीम स्टेप लेंगे एंड उसको टर्मिनेट करेंगे। लेकिन कोई पर्सन है किसी रीजन की वजह से ऑफिस नहीं आ रहा है और झूठ मूठ का बहाना मार दिया, बहाना लगा दिया कि नहीं आज मैं तबीयत खराब है, या फिर कुछ बहाना लगा रहा है, तो उस केस में आप टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, वो आपका एक्सट्रीम स्टेप नहीं होगा। आप उस केस में वार्निंग देंगे कि अगर आपने अगली बार ऐसा कुछ किया तो आपको क्या कर देंगे, हम लोग टर्मिनेट कर देंगे। समझ रहे बात। वैसे ही सपोज कीजिए कोई पर्सन ए और बी है, कोई पर्सन ए और बी है, आप बी को अच्छे से जानते हैं, ए को कम जानते हैं, बी को अच्छे से जानते हैं, ए को कम जानते हैं, और बी ने आपसे, आप पर है सी, बी ने आपसे आए कहा ना कि ए ने चोरी की है, या फिर ए ऑफिस में एम्प्लॉयड को हैरेस कर रहा है, बी ने आपसे आए कहा, तो बी के कहने पे आप ए के ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ऑल्दो आप बी को अच्छे से जानते हैं, फिर भी बी के कहने पे आप ए पे डिसीजन कोई भी एक्सट्रीम स्टेप नहीं ले सकते हैं। आप इस केस में क्या करेंगे, ट्रूथ फाइंडिंग करेंगे। ट्रूथ फाइंडिंग यानी एविडेंस की खोज करवाएंगे कि अगर ऐसा कुछ है या नहीं है, कि क्या बी सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है। समझ रहे बात। तो हमेशा डिसीजन लेना है तो इक्वली सोचना है, फेयर रहना है, बीइंग एन एचआर।
ये बातें ध्यान में रखेंगे और इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको स्टेप करना है। साथ में अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं और वो कंपनी के गोल के अगेंस्ट जा रहा है तो वैसा डिसीजन नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी से मेरा टाई अप होने वाला है, किसी कंपनी के साथ मेरा लिंकअप हो रहा है, हम उस कंपनी के साथ जुड़ के कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, लेकिन हमको पर्टिकुलर कुछ ऐसा डिसीजन ले लिए जो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए टूट जाएगा, या फिर कोई भी ऐसा डिसीजन जिसकी वजह से उस दो कंपनी के बीच में बाउंडेशन खराब हो रहा है, वो डिसीजन को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। समझ रहे बात। और मैं बता दूं कि ये जितने भी स्टेप मैंने डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ये सारे के सारे ऑप्शन में कहीं ना कहीं अवेलेबल रहते हैं, सारे के सारे ऑप्शन में कहीं ना कहीं अवेलेबल रहते हैं। नहीं रहेंगे कोई बात नहीं, अगर इन सारे ऑप्शन में से कोई चीज अवेलेबल नहीं दिख रहा है, देन गो फॉर योर अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन। समझ रहे बात। और उन सब के बेस पे डिसीजन लेंगे जहां पे इथिकली, मोरल एंड पॉलिसी के साथ चलना होगा। आपको पॉलिसी का वायलेशन नहीं करना होगा। हाँ, रिवोकेबल स्टेप का मतलब होता है अनुज वैसा स्टेप जो आपने ले लिया और उसको दोबारा हम वापस नहीं कर सकते। जैसे किसी एम्प्लॉय को अगर आप टर्मिनेट कर रहे हो किसी इल्जाम में, तो आप, वो लास्ट स्टेप होता है, अब आप उस चीज को वापस नहीं कर सकते हो। उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप उस चीज को वापस नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो डिसीजन लिया है वो ऐसा डिसीजन है कि आप उसको ले नहीं सकते वापस। समझ रहे बात। टर्मिनेशन इज किसी भी कंपनी में एक एम्प्लॉय के लिए टर्मिनेशन इज द लास्ट एक्सट्रीम स्टेप जो लिया जाता है कंपनी एम्प्लॉय के खिलाफ। तो ये ऐसे डिसीजन को आप नहीं ले सकते। ठीक है, समझ रहे बात अनुज। मतलब सिंपल शब्दों में कहा जाता है, आप बोल सकते हैं कि वैसे डिसीजन जिसको हम वापस नहीं कर सकते हैं, वो डिसीजन आप इतनी आसानी से नहीं लेंगे, उसके लिए प्रॉपर एविडेंस की जरूरत होगी। चलिए अब इसी के बेस पे एक पैसेज देखते हैं। पैसेज को पढ़िए जरा, ये पूरा पैसेज है, पढ़िए इस पूरे पैसेज को, ये पूरे पैसेज को पढ़िए तो, और समझिए पैसेज क्या दिया गया है। जल्दी से पैसेज को पढ़ जाइए। पैसेज को पढ़ने के लिए आपके पास जो समय है वो मैं दे रहा हूं, वो समय आपके पास सिर्फ 5 मिनट्स। 5 मिनट से पैसेज को पढ़, जल्दी से पढ़िए तो, जल्दी से पैसेज को पढ़ जाइए, कम ऑन। जल्दी से पैसेज को पढ़ जाइए, जल्दी से पैसेज को पढ़िए तो, जल्दी से पैसेज को पढ़ जाइए। चलिएगा, जल्दी जल्दी पढ़ जाइए। ओके जी, ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है, देखिए। हाँ, मैंने क्वेश्चन दे दिया, बाकी लोगों को पढ़ने का मौका मैं दे रहा था कि ताकि सब लोग पढ़ ले उस क्वेश्चन को। अब आपके स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए, देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन, नाउ टेल मी पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जरा सोचिए, समझिए, बताइए तो आंसर क्या होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये, एक इजी वाला क्वेश्चन मैंने लिया अभी तक। क्या लिखा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन टेकन बाय अरण्या। अरण्या क्योंकि एचआर थी, तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है जी, हमारा पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या बोलता है, गिव ऑर्डर आस्किंग साइन टू रिजाइन द कंपनी। ये बिल्कुल भी नहीं ले सकती है, क्योंकि अरण्या अभी भी डायलेमा में थी। अरण्या जो थी डायलेमा में थी, उसको पता ही नहीं ट्रूथ क्या है, उसको किसी ने बोल दिया बस। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया इस चीज पे। दूसरा, आस्क नंद किशोर टू अबाइड बाय द रूल एंड वार्न द रूल ऑफ द कंपनी एंड वार्न हिम। ये भी वो नहीं कर सकते क्योंकि उसको पास ट्रूथ नहीं पता है।
ट्रुथ नहीं पता, किसी के कहने पे ये कुछ नहीं करने वाली है। ऑप्शन नंबर 3, टू डिस्कस द मैटर विद द चेयरमैन एंड लीव इट फॉर हिम टू डिसाइड। ये भी वो नहीं कर सकती है, क्योंकि बीइंग HR अपने कोर्स ऑफ एक्शन से वो भाग नहीं सकती है। दिस इज नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट रन फ्रॉम योर कोर्स ऑफ एक्शन। आपके अंडर है ये, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको डिसीजन मेकिंग दिखाना है, ना कि भागना है। आप अपने प्रॉब्लम किसी और को दे के छोड़ के नहीं भाग सकते। डी देखिए क्या लिखा हुआ है, टू फाइंड द ट्रूथ बाय डिस्कसिंग विथ अदर वर्कर ऑफ द कंपनी। बिल्कुल ये फाइंड करेगी ट्रूथ को, जैसे मैंने बताया था कुछ देर पहले भी कि ट्रूथ फाइंड आउट करना इज द मेन मोटो अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो। ये तो ऑप्शन ही नहीं है, ई तो बिल्कुल भी नहीं होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया सभी को? क्वेश्चन नंबर 2 एक बार ट्राई कीजिए आप लोग, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए तो जल्दी से। कम ऑन गाइस, 2 का भी डी बता रहे, अनंत से 2 का डी बता रहे, ओके। संकल्प भी 2 का डी बता रहे हैं, आयुष गोयल भी 2 का डी बता रहे हैं। वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा, कितने लोगों को ये क्यों नहीं लगा आंसर? 2 का बी आप लोग का आंसर क्यों नहीं लगा? 2 का बी आंसर क्यों गलत है? 2 का बी आंसर क्यों नहीं लगा आपको? 2 का बी आंसर क्यों नहीं लगा, कोई बताना चाहेंगे? वाई नॉट 2 का बी? वाई नॉट 2 का बी? वाई नॉट 2 का बी? डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्या करेगी, गैदर प्रूफ करेगी एंड देन चेयरमैन को दिखाएगी। अगर लगता है कि चेयरमैन फिर भी नहीं सुन रहा तो उस केस में क्या करेगी, सीनियर को भी इन्वॉल्व करेगी इफ नीडेड। दैट इज द करेक्ट वन। 2 का बी क्यों नहीं लगा आप लोग को? क्योंकि अगर ये यूनियन लीडर्स को गाइड करती, अगर यूनियन लीडर को गाइड करती किसके अगेंस्ट प्रूफ करने के लिए? साईनाथ के अगेंस्ट प्रूफ करने के लिए। समझ रहे बात? ये तो एक बायस होता है, ये क्या होता है, एक बायस हो जाता। ये क्या होता है, बायस हो जाता। समझ रहे बात? इसकी वजह से ये 2 यूज नहीं करेंगे, दिस बिकेम व्हाट, बायस। समझ रहे बात? ये बायस हो जाता तो सिंपल वो खुद करती अपने हिसाब से, कि किसी और को तू करवा रही होती, मतलब यूनियन लीडर को ये खुद गाइड करते, हो सकता यूनियन लीडर क्या करता, अगेंस्ट में ऑलरेडी था, उसके अगेंस्ट में सब ढूंढता, वो पॉसिबल नहीं था इसलिए। नेक्स्ट ये रहा हमारे स्क्रीन पे, जल्दी से बनाइए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 बता दीजिए। कम ऑन, टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। 3 का सी। वेरी गुड आयुष, संकल्प एंड अमना, वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छे। ये 3 का सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड गाइस, आप लोग सीख चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। 3 का सी इज द करेक्ट आंसर। मैं बता दूं कि ये पैसे सबसे इजी वाला पैसा था, जो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, जहां तक मुझे लगता है ये आसानी से समझ में आ गया होगा, इसलिए इजी लग गया। लेकिन मतलब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे तब प्रॉब्लम होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता दीजिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर बता दीजिए आप लोग। कम ऑन, गिव मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, 4 का ई बता रहे हैं, नहीं जी 4 का ई। चलिए जी, 4 का ई तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ अरण्या वेयर टू डिस्कस द मैटर विद द चेयरमैन, दे वुड डिस्कस ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग व्यूज एक्सेप्ट किस पे वो डिस्कस नहीं करेगा वो बताना है आपको। तो भाई इस पे डिस्कस करेगा द मर्जर ऑफ द कंपनी एंड इंक्रीजिंग डिसकंटेंट अमंग द वर्कर, तो बिल्कुल करेगा, क्योंकि मर्जर की बात की गई है कंपनी की। दूसरा 4 का ई नहीं होगा। देखिए देखिए बी में क्या लिखा हुआ है, अरेंजिंग टॉक टू इंक्रीज इंप्लॉय सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल ये भी करेगा, ये कैसे हम लोग इंप्लॉय के सेटिस्फैक्शन को बढ़ाएं। तीसरा क्या लिखा, टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट देयर बाय इंक्रीजिंग द सैलरी। अच्छा, ये इशू था क्या कहीं? ऑप्शन नंबर सी कहीं इशू था क्या पूरे में? कहीं कोई इशू था ही नहीं। जब ये इशू था ही नहीं तो इस पे क्यों डिस्कस करेगा? गलत। अब देखिए 4th नंबर, द इंसिडेंट मेंशन बाय नंद किशोर अबाउट साइनाथ, बिल्कुल ये भी करेगी डिस्कस, क्योंकि ये भी इशू क्रिएट कर रहा था कंपनी में। लास्ट, द इफेक्ट ऑफ साइनाथ राव पर्सनल रिलेशन विद द चेयरमैन ऑन द वर्क एटमॉस्फेयर, बिल्कुल इसके ऊपर भी डिस्कस करने वाली है, क्योंकि पैसेज में डायरेक्टली मेंशन किया गया था कि साईनाथ जो है चेयरमैन का रिलेटिव है और उसका अनएथिकल एडवांटेज उठाता है। तो दिस इज द केस, यानी आंसर क्या हो गया हमारा, सी।
आई होप समझ में आया पहला क्लास कैसे हम डिसीजन लेते हैं। अगर सबको समझ में आ गया जल्दी से कमेंट बॉक्स में वाई टाइप करिए सर। सर वो फिर बायसनेस नहीं होगा, कैसे बायसनेस होगा, कैसे बायसनेस होगा, कैसे बायसनेस होगा? ऑप्शन नंबर 3 की बात कर रहे हो ना, ऑप्शन आंसर है लिखा द इफेक्ट ऑफ साइनथ राव पर्सनल रिलेशनशिप विद द चेयरमैन ऑन द वर्क एटमॉस्फेयर, कैसे बायसनेस होगा? पैसेज में क्लियरली मेंशन किया गया है ना, पैसेज में क्लियरली मेंशन किया गया था कि साइनाथ का चेयरमैन के साथ रिलेशनशिप है जिसकी वजह से वो क्या करता है। हाँ वो तो क्लियरली मेंशन किया गया था, जब क्लियरली मेंशन किया गया था तो ऑब्वियसली अरण्या का फर्ज बनता है कि उस पर बात करे कि देखिए आपका जो भी पर्सनल रिलेशनशिप है अच्छी बात है बट आप अच्छे से कीजिए। हाँ जी वेरी गुड। जिसमें हम लोग बात करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम स्टेप पे कैसे डिसीजन लेते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम स्टेप के ऊपर कैसे डिसीजन लेते हैं। दैट मीन्स हम लोग बात करेंगे प्रायोरिटी के बेस पे, प्रायोरिटी क्या होता है उसके ऊपर चार्ज करने वाले हैं आज। चलिए फिर मैं थोड़ा सा और लाउड बोलने वाला हूँ, ठीक है। हम लोग बात करेंगे आज मिनिमम मैक्सिमम के ऊपर एंड देन बात करेंगे प्रायोरिटी के ऊपर, यानी कि दो तरह का केस देखने वाले हैं और साथ में हम लोग देखेंगे सर मेरा फुल वॉल्यूम ओके ठीक है। यस सर इट इज ओके ओके, अब ठीक है ईयरफोन्स लगा लो, अब ठीक है, इट्स फाइन नाउ ओके। चलिए और नेक्स्ट जो केस हम लोग देखने वाले हैं वो केस बेस्ड देखने वाले हैं। केस बेस्ड एक स्टडी होगा एंड उसके ऊपर जजमेंट होगा, यानी कुछ सिचुएशन होगा। हम लोग बात करेंगे सिचुएशन के ऊपर। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा सिचुएशन बेस्ड, यहाँ पे कुछ सिचुएशन दिया रहेगा, कुछ कंडीशन रहेगा और उसके बेस पे होगा। देखिए सॉल्व कीजिए तो इस क्वेश्चन को। एक बार पढ़िए इस क्वेश्चन को पूरी तरह से एंड देन देखिए क्या सीन आता है, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट। चलिए जरा इन्फॉर्मेशन को देख लेते क्या लिखा हुआ था। लिखा हुआ था 3 पर्सन ABC लिव्ड ऑन आइलैंड हिल, ठीक है। 3 पर्सन है जो आइलैंड हिल पर रहते हैं। ए लिव ऑन द टॉप ऑफ द आइलैंड हिल, ए जो है सबसे ऊपर रहता है, लेट सपोज दिस इज ए, एक आइलैंड है ए रहता है। बी ऑक्युपाइड द मिडिल पोर्शन ऑफ द हिल, बी मिडिल में रहता है एंड सी ऑक्युपाइड द बॉटम पोर्शन ऑफ द हिल, यानी कि सी कहाँ रहता है, नीचे रहता है। ये ABC पर्सन है, एक हिल आइलैंड हिल पे रहते हैं, ए टॉप पे, बी मिडिल में एंड सी बॉटम पे। फिर लिखा हुआ है क्या, द टॉप ऑफ द हिल रिसीव गुड रेनफॉल, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल बहुत अच्छा होता है। द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन द हिल, ठीक है, जो कि मेन सोर्स ऑफ वाटर है हिल का। दो दिस पोर्शन ऑफ दो दिस पोर्शन ऑफ द हिल हैड फ्यू ट्रीज, इसके पास कितने ट्री, बहुत कम है। द मिडिल ऑफ द हिल हाउएवर वाज लस विद अ ट्री ऑफरिंग टिम्बर, और यहाँ पे मैक्सिमम क्या है हमारे पास, ट्री है offering timber. The bottom of the hill had a good amount of stone and sand, और इसके पास क्या है जी, स्टोन है एंड क्या है हमारे पास, सैंड है, इसके पास स्टोन एंड सैंड है। फिर लिखा हुआ है क्या, A, B and C assess their wealth in terms of ownership of the timber, water, stone and sand available in the island of the hill only, ठीक है जी। यानी कि उन लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम का जरिया सिर्फ यही 3 चीज है, रेन वाटर जिसको बोलते हैं वाटर, टिम्बर, स्टोन एंड सैंड। फिर लिखा ड्यूरिंग हेवी रेन स्टोन एंड सैंड फ्रॉम द टॉप एंड द मिडिल पोर्शन ऑफ द हिल रोल्ड ओवर टू द बॉटम, ठीक है सही बात है, होना ही है। Now when the rain stopped, both A and B claimed that some stone rolled down from their land to the land occupied by C. क्लेम सही है क्योंकि इंफॉर्मेशन में क्लियरली मेंशन किया है कि हेवी रेन के दौरान कुछ स्टोन और कुछ सैंड रोल डाउन करके सी के पास पहुंच जाते हैं, और बी और ए क्या गया है, सी के पास क्लेम करने कि इसमें से कुछ मेरा है। फिर लिखा हुआ है क्या, दे वांटेड द स्टोन बैक, और वो चाहते हैं कि स्टोन मुझे वापस मिले। बट सी आर्ग्यू दैट रोलिंग डाउन ऑफ स्टोन इन द नेचुरल प्रोसेस, जिन्हें एकदम सही आर्गुमेंट दिया कि भाई ये तो मेरी गलती नहीं है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है कि कोई भी स्टोन ऊपर से गिरेगा मेरे पास आएगा, नेचुरल प्रोसेस है, इसमें ना मैंने चोरी की है ना कुछ, तो मेरी कोई गलती नहीं है, मैं नहीं देने वाला। इसी के रिगार्डिंग इन क्वेश्चन दिया गया क्या, ऑल द 3 अप्रोचेज अ वाइज मैन, एक वाइज मैन के पास तीनों गया फॉर सेटलमेंट ऑफ द ओनरशिप डिस्प्यूट, यानी जो डिस्प्यूट जो झगड़ा हो रहा है उसको सेटलमेंट करने के लिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर अ वाइज मैन। तो अब सोचिए कि वाइज मैन आप खुद हो, यू आर द वाइज मैन, अगर आप वो वाइज मैन हो तो इस डिस्प्यूट को कैसे सुलझाओगे। पहला, क्या आप उसको बोल दो कि भाई ओनरशिप ऑफ द स्टोन बिलोंग्स टू ए, तो बी लड़ेगा नहीं,
अगर सिर्फ आप बोलो कि नहीं स्टोन ए को भेज दो, दे दो, ओनरशिप ए को है, ए का है किस पे, स्टोन पे, तो बी क्या करेगा, लड़ जाएगा। यानी कि दिस इज नॉट अ करेक्ट सॉल्यूशन बीइंग अ वाइज मैन। नाउ परमिट ए टू बिल्ड अ डैम सो दैट बी एंड सी डिप्राइव ऑफ वाटर। ये जो ऑप्शन दे रहे हैं इससे क्या होगा कि एक और डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा ए के साथ बी और सी का। ये डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है कि दिस कैन नॉट बी द आंसर। नाउ सी देखिए, अवॉर्ड ओनरशिप ऑफ स्टोन टू सी एज ए स्टोन रोल डाउन नेचुरली। यही तो आर्गुमेंट रह गया, फिर तो वहीं के वहीं रह गया। सी तो सेम क्लेम किया था, ऑप्शन नंबर सी में सी तो सेम क्लेम किया था कि नहीं भाई नेचुरल प्रोसेस है, हम क्यों दें। तो जब वाइज मैन भी सेम बोल दिया तो ये सोल्यूशन नहीं हुआ। अगेन ए और बी क्या करेगा, लड़ते रहेगा सी के साथ, कोई राइट नहीं मिला। नेक्स्ट डी बोलिए क्या लिखा हुआ है, अवॉर्ड इक्वल राइट टू ऑल द थ्री ओवर द ऑल द रिसोर्सेस। अब देखिए, जब सारे लोगों को ए बी सी को सबको इक्वल राइट मिल जाएगा सारे रिसोर्सेस पे, लाइक ट्री पे भी, रेन पे भी, एंड साथ में सैंड एंड स्टोन पे भी, तो झगड़ा ही खत्म हो गया। फिर झगड़ा ही खत्म हो गया, जितना किसी के पास कितना भी रहे क्या फर्क पड़ता है, मुझे इक्वल मिलने वाला है, बात खत्म, झगड़ा खत्म हो जाएगा। यानी डी इज द करेक्ट आंसर। बट ऑप्शन नंबर ई देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, अवॉर्ड ए ऑनरशिप ऑफ वाटर एंड सी ऑनरशिप ऑफ स्टोन। तो बी कहां गया भाई, बी को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। अगेन बी क्या करेगा, डिस्प्यूट करेगा, यानी डिस्प्यूट एज इट इज वहीं का वहीं रह गया। यानी बीइंग अ वाइज मैन आपने डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं किया, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर ई भी रॉन्ग हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया बाकी लोग को, इज इट क्लियर। एंड गाइज रिमेंबर, ये जो केस है हमारा, यही केस के ऊपर देखिए, यही केस है हमारा, इसी केस के ऊपर भी नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, अब पढ़िए इस क्वेश्चन को फिर से अगेन। नाउ रीड दिस केस अगेन। चलिए अब इस केस को भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। नाउ लेट्स सी दिस केस। लिखा हुआ है कि 6 months लेटर, यानी कि उसी केस में 6 month लेटर, 6 महीने बाद, the three realized that the solution offered by the wise man in the previous question wasn't working to satisfaction of all। सबके लिए satisfaction नहीं दे रहा है वो, because it did not help them find the appropriate value of resources। ठीक है, therefore they revert to the status quo ante। यानी सिंपल सी बात है, जैसा था वैसा ही छोड़ दिया, यानी चेंज कर दिया, जैसा प्रीवियसली था वैसा ही वापस अपना कर दिया स्टेटस, यानी कि जिसका जो है वो है। आफ्टर 1 year, फिर 1 साल के बाद, all the three of them wanted to construct a house each। हर एक पर्सन है, तीनों पर्सन ए बी सी जो हमारा था, ए बी और सी, ये तीनों को तीनों क्या चाहता है, घर बनाना चाहता है ऑन देयर रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी, ऑफ कोर्स अपने रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी पे। 3 types of resources like timber, water, stone, sand were required to build a house। ऑब्वियस सी बात है, ये सारे चीज चाहिए किस क्या करने के लिए, घर को बनाने के लिए। while each had one resources in abundance, जबकि हम सबको पता चल गया था कि सबके पास सिर्फ एक ही रिसोर्स अबेंडेंस में है और बाकी 3 का क्या है, लैक है। ठीक है, none of them had all the 3 in sufficient quantity obviously। next, they still could not come to an agreement on how to fairly value and use each other resources to construct the house। फिर से ये लोग क्या कर रहा है, एग्रीमेंट पे नहीं आ रहा है, कैसे हम लोग फेयरली वैल्यू कर दे और कैसे मतलब सामान को क्या कर ले, आपस में आदान प्रदान कर ले एंड देन हाउस टू कंस्ट्रक्ट कर ले। दे अगेन अप्रोच द वाइस मैन फॉर द एडवाइस। अगेन वो लोग क्या किया, वाइस मैन के पास गया फॉर एडवाइस। अब अगेन सेम केस है, देखिए अब वाइस मैन क्या करेगा, तो प्रीवियस कंडीशन को दिमाग में रखेगा, क्योंकि वाइस मैन ने पहले क्या कर दिया था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, फिर भी ये लोग सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, तो उस तरह का कोई भी एक्शन ये नहीं लेगा। जैसे लिखा हुआ था क्या, ईच पर्सन शुड ओन 1/3 ऑफ ईच रिसोर्सेस। ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ये कुछ इसी तरह का इंफॉर्मेशन वो ऑलरेडी वाइज मैन दे चुका था प्रीवियस क्वेश्चन में, जिससे कि ये लोग क्या थे, अनसेटिस्फाइड हुए। तो ये ऑप्शन नंबर 2 तो आंसर हो ही नहीं सकता है। नाउ ऑप्शन नंबर 1 क्या बोलता है, द गवर्निंग बॉडी ऑफ यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ आइलैंड, ठीक है, ऑफ विच द आइलैंड हिल इज अ पार्ट, ठीक है, टू टेक ऑनरशिप ऑफ ऑल द 3 प्रॉपर्टीज एंड कंस्ट्रक्ट हाउस फॉर द 3।
ये एक नया बॉडी आएगा तो इससे क्या होगा जी, ए बी सी तीनों को क्या होगा, घाटा होगा। तो ये ए बी सी इस सोल्यूशन को तो कभी मानेगा नहीं, समझ रहे बात, इस सोल्यूशन तो कभी मानेगा नहीं, यानी कि दूसरा कुछ सोल्यूशन चाहिए इसको, ऐसा सोल्यूशन चाहिए जिससे ऑनरशिप भी उसके पास रहे और इसका काम भी निकल जाए। इसमें तो ऑनरशिप खो देगा, समझ रहे बात, ऑप्शन नंबर 1 से ऑनरशिप खो देगा, ये काम करेगा नहीं एबीसी। और देखते हैं क्या लिखा हुआ है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो गया। नाउ लिखा हुआ है क्या, the three persons should arrive at a value of resources by trading the resources among them। तो सिर्फ यही एक ऑप्शन बचता है जिससे कर सकता है क्या सर, मेरे भाई यहाँ पे ऑनरशिप है, अगर हम ऑनरशिप ही किसी को दे दें तो मेरा सामान तो गया ना किसी के पास। एक घर बनाने के लिए अपने पूरे प्रॉपर्टी का ऑनरशिप किसी और को दे दें, ऐसा कुछ नहीं ना करेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम ऑनरशिप ही किसी को कैसे दे सकते हैं, वी कांट गिव द ओनरशिप राइट। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन दिस इज द केस, लाइक हमको पता है कि अगर सैंड का कुछ प्राइस होगा, लेट सपोज एक्स होगा, ट्री का कुछ प्राइस होगा, लेट सपोज वाई होगा, वाटर का कुछ प्राइस होगा, लेट सपोज जेड होगा, तो ये क्या करेगा, जितना वाटर ये इससे लेगा उतना इसको पैसा देगा, जितना ये सैंड इससे लेगा उतना उसको पैसा देगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से क्या करेगा, बार्टर कर लेगा, समझ रहे बात, इस तरीके से क्या करेगा, इकोनॉमिकली बार्टर कर सकता है रिसोर्स को और ट्रेड कर सकता है। बाय ट्रेडिंग वो आराम से कर सकता है, किसके इस रिस्पेक्ट में, ऑफ वैल्यू के रिस्पेक्ट में। Only option number 3 is the correct answer. Is it clear now? Yes, very good, very good, very good. बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब कुछ मैक्सिमम मिनिमम स्टेप की बात करेंगे हम लोग, प्रायोरिटी के ऊपर बात करेंगे। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, नाउ सी दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा, समझिए तो क्या लिखा हुआ है, पढ़िए एक बार फिर डिस्कस करते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, देन देखते हैं फिर हम लोग। चलिए जल्दी से समझ बताइए क्या हो सकता है आंसर इस वाले केस में। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया, केस क्या लिखा गया। चलिए एक बार मैं फिर भी डिस्कस कर देता हूँ क्या लिखा गया है। एन एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड ऑन, ये डेट दिया गया, इस डेट पे एक एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर इन अ फिनांस डिपार्टमेंट इन अ रेपुटेड कंपनी। ठीक है, द फ्लोइंग आर द सिलेक्शन क्राइटेरिया, कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया हमको दिया गया है 1 to 5 तक। As on the exam date, the candidate must, एग्जामिनेशन डेट तक एग्जाम कैंडिडेट के पास क्या होना चाहिए, ओके आंसर है, वेरी गुड, ये सब होना ही चाहिए। पहला, टू बी अ ग्रेजुएट इन फाइनेंस विथ मिनिमम 70% मार्क्स। ठीक है, दूसरा, टू बी नॉट लेस देन 25 ईयर एंड नॉट मोर देन 32 ईयर, जस्टिफाइड। फिर तीसरा, मस्ट पास इन मेडिकल फिटनेस। फिर चौथा, हैव एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनी रेपुटेड कंपनी इफ ही और सी क्या हो गया, डज नॉट सेटिस्फाइड द एज क्राइटेरिया। अगर वो एज क्राइटेरिया सेटिस्फाइड नहीं करता है तब, देखिए ध्यान से, एज क्राइटेरिया को अगर सेटिस्फाइड नहीं करता है तब ये होना चाहिए, यानी कि एज क्राइटेरिया पहले आएगा उसके बाद ये इंफॉर्मेशन नंबर 4 आएगा। इस बात पर ध्यान रखिएगा। क्या लिखा है, कंडीशन लिखा है, इफ ही और सी डज नॉट सेटिस्फाई द एज क्राइटेरिया। नाउ पांचवा क्या लिखा है, मस्ट, देखिए मस्ट है, मस्ट have got more than 75 marks in the written test if he has not secured 70% in his या हर ग्रेजुएशन। यहां भी क्या लग गया है, कंडीशन लग गया है। अगर वो अपने ग्रेजुएशन में 70% मार्क्स लेके नहीं आता है तब जाके इतना मार्क्स उसको चाहिए, समझ रहे बात। तो इसके हिसाब से अगर प्रायोरिटाइज कीजिएगा तो आप यहीं पे आपको दिख जाएगा क्या कि हमको पहले ये आ जाना चाहिए, एज आ सकता है और मेडिकल फिटनेस भी आ सकता है। अगर ये गड़बड़ है देन ये आएगा, यानी इंफॉर्मेशन नंबर 1 में कुछ प्रॉब्लम है, देन इंफॉर्मेशन नंबर 1 आएगा, 5 आएगा, एंड उसके अकॉर्डिंग करना होगा। कंडीशन जस्टिफाई किया, लिखा क्या गया है, study the flowing summary of the complete information submitted by the candidate and select the correct sequence of information from among the given choices to be considered for determining whether a candidate is eligible for the job or not within with minimum information। हमको ये चेक करना है कि मिनिमम इंफॉर्मेशन से हमको ये चेक कर लेना है कि कैंडिडेट जो है क्या वो सिलेक्ट होगा
एलिजिबल है या नहीं है, हमको ये करना था। वेरी गुड अनंत श्रेय, संकल्प एंड अनुज, आप सबने आंसर सही दिया। आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए हमको इस ऑप्शन में क्या क्या चेक करना होगा। सबसे पहला चीज चेक कर लेते हैं भाई, ग्रेजुएशन में इसका हुआ है कि नहीं। टू बी ए ग्रेजुएट इन फाइनेंस इन इतना, तो सबसे पहला चीज तो हमको यही आ जाएगा इंफॉर्मेशन वाला, ये completed his post graduation in finance with 75% marks and has passed the medical fitness test। देखिए एक बार में ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, यानी ये एक इंफॉर्मेशन जो 1 है ये 2 को जस्टिफाई कर दे रहा है, 1 और 3 को। तो हम पहले तो ए को रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि इससे हम श्योर हो गए कि बंदा आगे तो जा रहा है। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया क्या आता हमारा, एज का। क्या आता एज का, तो क्या एज कंप्लीट कर पा रहा है। देखिए तो एज का आता है, देन किसके आता है हमारे पास, स्कोर का। ठीक है, हमारे पास ये 2 स्कोर आता है। तो हमारे पास एज ले, स्कोर ले, क्या ले, तो हमारे पास ऑब्वियसली हम क्या लेंगे, एज लेंगे। सिंपल सी बात है, क्या लेंगे, एज लेंगे, क्योंकि यही एज होगा नेक्स्ट। हमने मेन तो 2 कंप्लीट कर लिया, यानी थर्ड नंबर जो मेन स्टेटमेंट, आपको याद होगा, इससे पहले आपको याद होगा कि प्रीवियस जो हम लोगों ने क्लास किया था डिसीजन मेकिंग का, उसमें हम लोग बात किया था एक मेन क्राइटेरिया और एक सब क्राइटेरिया, आपको याद होगा तो। हाँ बिल्कुल, तो पहले मेन क्राइटेरिया को जस्टिफाई करेंगे, देन सब क्राइटेरिया करेंगे। ये दोनों हमारा क्या सब हो जा रहा है, क्योंकि कंडीशन लगा हुआ इफ। हाँ जी बिल्कुल, एज से कंप्लीट हो गया, तो एज कंप्लीट हो गया तो हमारा बी आगे बढ़ गया, बी आगे बढ़ गया, तो ए और बी जस्टिफाई कर गया। अब इन दोनों में से लेना है हमको, इन दोनों के हिसाब से, तो क्या लेंगे, डी लेंगे कि ई लेंगे। ई में लिखा ही गॉट लेस देन 70% मार्क इन हिज ग्रेजुएशन। ठीक है, अब क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएट ऑलरेडी है, पोस्ट ग्रेजुएट ऑलरेडी है, और ही स्कोर 80 मार्क्स इन रिटन टेस्ट। अगर रिटन टेस्ट में वो 80 मार्क्स लेके आ रहा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, मस्ट गॉट मोर देन 75 मार्क्स इन रिटन टेस्ट। भाई ये कितना लेके आ रहा है, 80 लेके आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये 80 लेके आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा डी। जैसे ही ये जस्टिफाई कर गया, अब ग्रेजुएशन में नंबर कम भी रहा है, देखिए इफ ही हैज नॉट सिक्योर 70% मार्क्स इन द ग्रेजुएशन, तो ये जस्टिफाइड हो गया कौन सा ऑप्शन से, ई से। ये हो गया हमारा क्या, ई मिनिमम। लास्ट में कौन बच गया, सी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। क्लियर सी बात है, समझ में आ गया बात। सेम इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। नाउ नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। एंड रिमेंबर एक टाइप का और डिसीजन मेकिंग होता है जिसको हम लोग बोल रहे डीएफडी। एक और टाइप का डिसीजन मेकिंग होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, डीएफडी, जिसको फुल फॉर्म में बोलते हैं डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएफडी, जिसका क्वेश्चन मुझे मिला नहीं है, तो मैं ढूंढ रहा था बस मुझे मिला नहीं। मिलता तो मैं ये भी करवा रहा था आप लोगों को, लेकिन मुझे मिला नहीं है, तो मैं ढूंढूंगा, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं डीएफडी का भी क्वेश्चन आपसे करवा दूंगा, डिसीजन मेकिंग का, डोंट वरी। आने वाले क्लासेस में मैं डीएफडी का भी क्वेश्चन करवा दूंगा। अब इसका आंसर बताइए आप लोग। डीएफडी के इसमें डेटा फ्लो डायग्राम होते हैं, इसमें मतलब ऐसा कुछ कुछ डायग्राम इस तरह का बनाया रहता है, ऐसे हो गए, फिर ये हो गए, फिर इसमें कुछ पेयर अप ऐसा किया गया रहेगा, फिर ये कुछ इस तरह का पेयर अप किया जाएगा, इसमें साथ में कुछ ना कुछ मेंशन किया रहेगा, और स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाएगा। यहाँ से फिर ये चला गया, फिर इसके पास ये चला गया कुछ, एंड देन इन्फॉर्मेशन ऐसे गया, और लास्ट में सिलेक्शन या फिर रिजेक्शन का कुछ प्रोसीजर होगा, फिर यहाँ से इसको यहाँ आना पड़ेगा, कुछ इस तरह का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन मेरे को मिलेगा, मैं ढूंढूंगा और मुझे मिल जाएगा ही, ऑब्वियसली मुझे मिल जाएगा, देन मैं करवा दूंगा। अब इसका देखिए जरा आंसर, संकल्प ने दिया 5, जरा देखिएगा इसमें क्या लिखा गया था। फॉर अ कैंडिडेट, फॉर अ कैंडिडेट टू बी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोविजनरी ऑफिसर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीओ बोलते हैं, एज ऑन 1/1/2018 अ कैंडिडेट शुड फुलफिल
या फॉलोइंग क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया दिया गया उसको फुलफिल करना होगा। पहला, मस्ट बी लेस देन 30 ईयर ऑफ एज एज ऑन 1/1/18। दूसरा, must be a graduate with at least 60% marks, have secured more than 70 marks in the written test। दो केस हमारे पास दिया गया दूसरे में। नाउ फोर्थ में, अच्छा दूसरा ये था, तीसरा मैंने लिखा ही नहीं इसमें, तीसरा शायद यही रहा होगा, दिस मस्ट बी थर्ड वन। चौथा क्या लिखा हुआ है, हैव सिक्योर मोर देन 20 मार्क्स इन इंटरव्यू राउंड, ठीक है जी। एंड पांचवा लिखा हुआ है, मस्ट हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन इफ he/she has secured less than 60% marks in graduation। अगर 60% से कम मार्क्स ग्रेजुएशन में है तो उसको कम से कम, मतलब जरूरी है कि वो पोस्ट ग्रेजुएट हो ही, इतना इज मस्ट। अगर ये होगा तब जाके आंसर निकलेगा। ओके, अनआंसर का वन आंसर आ रहा है। फिर क्या लिखा हुआ है, ओनली वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इफ फॉल्स वुड मेक हिम ineligible for the post of provisionary officer, identify the statement and mark it as your answer। चलिए जी, अभी तक जो लोग आंसर दिए सबका गलत ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए देख लेते हैं पहला, ध्यान समझिएगा ये क्या लिखा हुआ है, हैज लेस देन 55% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। यहाँ क्या लिखा हुआ है जी, इफ फॉल्स। अगर ये फॉल्स हो गया, इफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसका मतलब क्या है कि जो पर्सन है वो 55% से ज्यादा मार्क्स लेके आया है। नहीं, अगर ये गलत हो गया, लिखा हुआ क्या, हैज लेस देन 55% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, अगर ये गलत हो गया, यहाँ इफ फॉल्स ढूंढना था ना, अगर ये गलत हो गया इसका मतलब पर्सन जो होगा 55% से ज्यादा मार्क्स लेके आया होगा, और मार्क्स कितना चाहिए जी, 60% चाहिए। 55% से ज्यादा 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी वन को गलत करने से हमको इनएलिजिबिलिटी नहीं पता चल रही है। समझ में आया, पहला वन क्यों नहीं होगा। नाउ सेकंड की बात करते हैं, has secured more than 80 marks in the written examination। ओके, संकल्प 3 बता रहे, चलिए देखते हैं। has secured 80 marks, has secured more than 80 marks in written examination। अब if this is false तो कंडीशन क्या बचता है, चलिए more than 80 that means 81 मार्क्स नहीं लाया होगा। 80 तो ला सकता है, 79 तो ला सकता है, 77 तो ला सकता है, 78 तो ला सकता है, ये मार्क्स कुछ भी ला सकता है। मोर देन 80 लेके नहीं आया ना जी, 80 तो हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या सिक्योर किया रिटन टेस्ट में, रिटन टेस्ट में कितना मार्क्स चाहिए था, 70 मार्क्स ही चाहिए था। ये तो जस्टिफाई कर गया। अगर ये गलत होगा भी तो भी हम ये जज नहीं कर पाएंगे कि ये इलिजिबल है या नहीं है, यानी दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ थर्ड की बात करते हैं, एज इज लेस देन 29। अगेन 29 से लेस नहीं है, अगर ये फॉल्स हो गया तो क्या होगा, जो 29 से लेस नहीं होगा तो 29 हो सकता है, 30 हो सकता है। एज कितना मांगा है जी, 30 मांगा है, लेस देन 30 मांगा है ना, दिस कैन बी 29, कि लेस देन 29 बोला था ना, यहाँ पे यहाँ क्या बोला था, लेस देन 19 से 29, इक्वल टू तो नहीं बोला है, तो 29 से कम 28, 28 नहीं हो सकता है, 29 कैन बी पॉसिबल। यानी कि अगेन दिस इज रॉन्ग, तो हमको इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल के आया, यानी 3 इज नॉट द आंसर। समझ में आया संकल्प, 3 भी आंसर नहीं होगा। बट 4 को देखिए क्या लिखा हुआ है, हैव सिक्योर एट लीस्ट कितना जी, एट लीस्ट 20 मार्क्स इन द इंटरव्यू राउंड। अगर ये फॉल्स हुआ, अगर ये फॉल्स हुआ तो ये 21 मार्क्स भी नहीं सिक्योर किया है, 21 मार्क्स भी सिक्योर नहीं किया था। ऊपर तो जा नहीं सकते, मिनिमम 20 पे आएंगे, 21 मार्क्स नहीं किया तो मिनिमम 20 पे आएंगे। और डिमांड कितना किया है, हैव सिक्योर मोर देन 20 मार्क्स। तो मोर देन 20 मार्क्स तो 21 होता है, और ये बोल रहा है कि 21 मार्क्स भी नहीं लेके आएगा अगर ये गलत हो गया तो। दिस इज द आंसर। यानी ये अगर गलत हुआ ऑप्शन नंबर 4 तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये इनएलिजिबल है। समझ में आया सभी को, यस और नो, जल्दी से बता दीजिए, टेल मी यस और नो। इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलिए जी, इसी तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए। नाउ सॉल्व कीजिए अगेन, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। फिर से प्रायोरिटाइज कीजिए इसको। चलिए संकल्प बोल रहे हैं 5, अनुज भी बोल रहे हैं 5। चलिए आप लोग को बताते हैं कि ऑप्शन नंबर 5 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 5 आप लोग बोल रहे हैं बी की वजह से। बी में क्या लिखा हो गया है, ग्रेजुएट विद डिग्री इन इकोनॉमिक्स विद 72% मार्क्स एज ऑन इतना।
ठीक है, तो आपको क्या चाहिए था, मेन चीज क्या चाहिए आपको, मेन चीज ये चाहिए कम से कम ये वाला चीज, MBA इन फिनांस, दिस इज द मेजर इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए आपको, एज चाहिए, पोजेस बैचलर डिग्री, अच्छा ये भी है, पोजेस बैचलर डिग्री और बी अ पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी विथ 55% और हायर मार्क्स। ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन है, बैचलर डिग्री हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो। ठीक है, और ये तो कंफर्म है ना जी, दिस मस्ट बी, ये कंफर्म है ना, ये तो उसको पास होना ही चाहिए, ये तो कम से कम होना ही चाहिए। तो पहले अगर हम बी लेते हैं इस वाले केस में, ग्रेजुएट विथ द डिग्री ऑफ इकोनॉमिक्स 22% मार्क्स, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या ये अगर कम भी है, सपोज ये इसके पास ये इकोनॉमिक्स जो है 72% मार्क्स से नहीं है, कम से है, इससे कम से 72% कम से भी है, तो भी उसको तो MBA चाहिए ही चाहिए, तो भी उसको MBA तो चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हायर चेक कर लेते हैं जो रिसेंट है उसका, समझ रहे बात, क्योंकि हमको क्या करना है, वैसे चीज को ढूंढना है जिससे कि वो एक बार में नेग्लेक्ट हो जाए, तो हम सबसे पहले रिसेंट चेक करेंगे। तो रिसेंट में कौन आ जाएगा, हमारा सबसे पहला ही चीज आ जाएगा, डी आ जाएगा, ना कि बी आएगा। और एज जिनका भी ए के साथ बन रहा हो, ए के साथ हम मान सकते थे कि ए के साथ हम बना सकते थे, क्योंकि भाई हम एज चेक कर लेंगे, एज से फेल तो काम खत्म, जस्ट दिमाग सही है वहां तक सही है, लेकिन एज में एक सब क्राइटेरिया भी है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, बी नॉट ओल्डर देन इतना, इफ क्या है, ए इतना, ठीक है, इफ द कैंडिडेट इज एन एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पे इसके पास रिलैक्सेशन मिल रहा है कितना साल का, 2 साल का। तो एज चेक कर लेते हैं, अगर एज चेक करते हैं तो हमारे पास सब क्राइटेरिया, हमारे पास एज का, एज क्या है हमारे पास, सब क्राइटेरिया है, अगर ये है या फिर ये दोनों में से कोई है तो सब क्राइटेरिया है। तो हमको एज अगर लेते ए, तो ए के साथ उसके पास उसका सब क्राइटेरिया भी लेना पड़ता, जो भी होता, लेट्स सपोज एज ए में आ रहा है, बी में उसका सब क्राइटेरिया आ रहा है, तो आपको एज के पास सब क्राइटेरिया भी लेके जाना पड़ता, नहीं दो एक साथ स्टेप आता, तो ये मिनिमम नहीं होता। समझ रहे बात, क्या लिखा होता है यहाँ पे, विथ मिनिमम इन्फॉर्मेशन को चेक करना था, एक कैंडिडेट वेदर अ कैंडिडेट इज एलिजिबल और नॉट, ये मिनिमम नहीं हुआ ना, 2 आ गया ना। लेकिन अगर हम पहला ही चेक कर ले कि उसके पास MBA तो कम कंफर्म चाहिए हमको, MBA तो कंफर्म चाहिए, अगर उसके पास MBA है तो आगे बढ़ेगा, नहीं है बात खत्म। तो सीधा सा आंसर आपका क्या आता है, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, बात खत्म, और कुछ सोचना ही नहीं था। समझ में आया बात, बट स्टेटमेंट 2 वर्क एक्सपीरियंस कैन ऑल्सो बी कंसिडर, हाँ 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल, जब MBA किया तो उसी में आ गया ना हमारा पोजिशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर, इसीलिए तो ऑप्शन नंबर ई सेकंड में आया हमारा। समझ रहे बात, इसीलिए तो आया हमारा सेकंड में ई। तो सेकंड में ई क्या आया, MBA तो कर लिया, लेकिन इसके पास 20 महीने का ही वर्क एक्सपीरियंस है प्रायर ज्वाइनिंग MBA ज्वाइन करने से पहले इसके कितने महीने का एक्सपीरियंस है, 20 महीने का। तो इससे क्या निकल गया, कैंडिडेट रिजेक्ट हो गया, ये भी तो बोल सकते हैं ना हम लोग, या तो बैंकिंग फिनेंस में होना चाहिए था, फिर 2 साल का ये होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इसके पास बैंकिंग में, सॉरी रिजेक्ट नहीं होगा जी, रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके पास बैंकिंग और फिनेंस में MBA है, तो ये हो चाहे ना हो चलेगा काम, तो ये तो हो गया, उसके बाद ये आ गया, ये है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, एंड देन उसके बाद क्या आ गया, हमारा एज आ गया। अगर कोई ऑप्शन कुछ ऐसा होता DA और फिर DAC करे कोई ऑप्शन होता तो हम उसको लेते हैं। क्यों उसको लेते हैं, क्योंकि भाई मंथ हम ये देख लिए, MBA देख लिए, हमको इससे अब मतलब ज्यादा रहा नहीं, किससे, एक्सपीरियंस से, तो हम किसको लेके जाएंगे, एज को चेक करेंगे। अगर एज में भी जस्टिफाई कर गया तो अगर एज के कम बेसी में है तो हम इसको चेक करेंगे, समझ रहे बात, एंड सो ऑन आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन DAC से कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं था, तो मोस्ट क्लोजेस्ट ऑप्शन क्या हमारा बन रहा था, डी के साथ, वो है ऑप्शन नंबर 4, इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर 4 के साथ गए। अब समझ में आया, मतलब तो 1 में BD में खत्म हो, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, MBA तो 1 नंबर पे, ठीक है, BD में खत्म हो, हाँ हाँ हाँ, समझ में आया बात, समझ में आया, जल्दी से बताइए हाँ या ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी फिलहाल इतना ही मेरे पास क्वेश्चन था अभी फिलहाल, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एंड सी यू, जब भी क्लास होगा इन्फॉर्म कर दूंगा मैं, मतलब आपके ग्रुप में ऐसे ही लिंक बना के डाल दूंगा, ठीक है। चलिए फिर बाय बाय एंड गुड नाइट।